हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो एग्जामिनेशन काफ़ी करीब है और जैसे एग्जामिनेशन करीब आती जाती है वैसे टेंशन बढ़ते जाता है। सो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैं और दुष्यंत सर हमेशा आपके साथ रहते हैं। सो दोस्तों, कल आपने एक बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू, इनफैक्ट एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन दुष्यंत सर का और साकेत का देखा, तो उसके बाद कई सारे बच्चों को इंसाइट्स आई होगी कि एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपरेशन करना जरूरी है। एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले आपने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं कि आपने ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट का दर्द सही तरीके से समझ सकता है। सो आज हमें राकेश मिलने के लिए आए थे, तो मैंने सोचा कि राकेश जो फर्स्ट मॉड्यूल क्लियर कर चुके हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का, उनके साथ थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव इंटरेक्शन किया जाए और उनकी जो यानी एग्जामिनेशन की पहले की उनकी जो सिचुएशन थी, शायद आप उसी सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं। तो बस इसी सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए, एग्जामिनेशन में पास होने के लिए क्या माइंडसेट होना जरूरी है, इन सारी चीजों के बारे में मैं राकेश से कई सारे सवाल पूछने वाला हूं। एंड आई बिलीव कि ये इंटरव्यू से आपको भी एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि बचे हुए 30-35 डेज में किस प्रकार का माइंडसेट होना जरूरी है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और एग्जामिनेशन पास करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। सो आई वेलकम राकेश। सो राकेश इज बेसिकली, राकेश के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि राकेश इज फ्रॉम सोलापुर। सोलापुर के बगल में एक छोटा सा टाउन है, ही बिलोंग्स, क्या नाम बताया आपने? बेरनाल। ओके, सो ही इज फ्रॉम बेरनाल। तो इनका प्राइमरी एजुकेशन अप टू 10th वो मराठी मीडियम से इनका एजुकेशन हुआ था और उसके बाद ही स्विच टू इंग्लिश मीडियम फॉर फर्दर स्कूलिंग। ठीक है, और उसके बाद उनका जर्नी जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। जैसे आप में से कई सारे बच्चों को फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो राकेश को भी बहुत सारे टेंशन्स थे और उन सारे टेंशन्स को ओवरकम करके उन्होंने सबसे पहले आप अभी सीएस ईटी बच्चे क्लियर करके एग्जीक्यूटिव में आते हैं, लेकिन राकेश सीएस फाउंडेशन क्लियर किया था राकेश ने, और सीएस फाउंडेशन क्लियर करके वो सीएस एग्जीक्यूटिव में एंटर किए थे और इन्होंने सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 फर्स्ट सिटिंग में ही उन्होंने अपना कंप्लीट किया और वो भी अच्छे नंबर से। तो राकेश, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन के एक महीने पहले बच्चों में क्या कुछ प्रेशर होता है, टेंशन होता है? एक्चुअली सर सबको आती है। हाँ। मुझे भी फ्रेशर आता था। हाँ। जब मुझे फ्रेशर आती थी ना तो आपको याद करता था, क्योंकि सर से मिल लेते हैं, उसके बाद सर से प्लान करते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे फ्रेशर को हैंडल करना चाहिए। ओके, सो इसका मतलब 30 डेज पहले बहुत टेंशन का माहौल रहता है। सबको होती है सर, मुझे भी होता था, हर बच्चे को होता है, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम होता है तो सबको टेंशन रहती है। ओके, जब मुझे लगा कि इस बार प्रेशर बहुत आ रहा है कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कि कैसा प्लान बनना चाहिए, तो मैं हमेशा ही आपके पास आता था, सर ऐसा ऐसा इतना मेरा पढ़ाई हुआ, एक सब्जेक्ट बचे थे, तो आगे का प्लान बता दो मुझे कि कैसा करना चाहिए। अब मुझे बता देते थे कि बेटा ऐसा ऐसा मेरा टैक्स का पढ़ाई ऐसा कर ले, लॉ का ऐसा कर ले, तो उसी हिसाब से पढ़ाई करता था। जो 30 डेज में होते हैं ना, सभी बच्चे डरते हैं, उनको लगता है कि हम पास होंगे कि नहीं, कि एग्जाम हम टैकल कर सकते हैं कि नहीं, पेपर कैसा आएगा। जो आप पढ़ाते थे ना सर, उतना ही अगर हम करते ना तो भी काफ़ी होता है। और जैसे आपका जो टैक्स का जो चैट बुक मिला था मुझे, मैंने तो उसको इतना बार रट चुका था ना कि वो पूरे सारे सेक्शन मुझे याद आते थे, मतलब जो 80C के थे, जो 54 का सीरीज था। राकेश, अभी हमें ये बताइए कि यानी आपने शायद यानी दूषण, जैसे आपने अभी बताया कि दूषण सर ने जो टाइम टेबल दिए, यानी जनरली टाइम टेबल मैं तो एक ही बार देता हूँ मुझे तो आप नहीं देते बच्चों को। बिल्कुल, तो दूषण सर जनरली आपको रेगुलर बेसिस पे टाइम टेबल देते हैं, 3 महीने पहले का, 2 महीने पहले का, 1 महीने। तो राकेश जैसे कहता है जो टाइम टेबल दिया था उसके मुताबिक पढ़ाई की थी। लेकिन राकेश, कभी आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आया क्या कि मैंने मॉड्यूल रेफर करना चाहिए या फिर क्लास की नोट्स छोड़ के बाकी नोट्स भी रेफर करनी चाहिए, ऐसा कहीं ख्याल नहीं है? लॉ के सब्जेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि सर जो पढ़ाते थे ना उससे वही कहते थे ना, तो भी बहुत काफी था। और सर ने इतने भारे से पढ़ाया था, दुष्यंत सर ने, तो सारे लॉ के सब्जेक्ट सारे हमारे ऊपर ही कवर होते थे।
क्लास में कवर होता था, बाकी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब हम जाते थे घर पे तो बस उतना रिवीजन करते थे जितना सर ने पढ़ाया था। आगे जो पढ़ाने वाले थे अभी रात को पढ़ते थे और बाद में वो समझ में आता था। और टैक्स में तो आप सारे कवर ही कर लेते थे, जो चार्ट्स थे वो चार्ट्स कवर होता था, मॉडल का सारे लैंग्वेज आपने तो वहाँ पे कवर करता था। इसलिए मुझे कभी नहीं लगा कि बाकी की कोई चीजें देखने चाहिए या किसी का कोई लेक्चर्स या कोई मॉडल क्या कोई बुक्स रेफर करनी चाहिए थी। ओके सो दोस्तों, यानी राकेश के इस बात से हमें ये बात तो क्लियर होती है कि आप यानी राकेश ने तो हमसे क्लास की थी तो ही हैड कंप्लीट ट्रस्ट ऑन अस। तो उन्होंने हमने जो कंटेंट दिया था वो पूरा का पूरा रेफर किया था, उसके अलावा कुछ रेफर नहीं किया था। तो सभी के लिए यही एडवाइस क्या हम कह सकते हैं राकेश की, जिस किसी क्लास से आपने लेक्चर्स लिए होंगे तो उनके नोट्स के ऊपर आपने भरोसा रखना चाहिए। और सबसे पहला सर, आप जहाँ से पढ़ रहे हो वो तो सबसे गुरु होते हैं, तो उनपे तो सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए, खुद से ज्यादा। क्योंकि सर वो जो पढ़ाते हैं ना वही सच सच होती है। मतलब वो जो होता है ना वो उतने अगर अपन करते हैं ना तो भी काफी होता है। अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो ना आप उनसे डिस्कस करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो यानी इसका मतलब ये चीज सबको समझनी जरूरी है कि आप एट प्रेजेंट यानी जो 30-35 डेज का टाइम जितना भी आपका बाकी है 20-25-30 दिन का, तो उसमें आप आपकी नोट्स बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करना। जो भी नोट्स जिस किसी क्लास के आपने नोट्स रेफर किए होंगे वो नोट्स रेफर करके ही आप आगे बढ़ना। अब दूसरा सवाल राकेश जी ऐसे होता है कि एक्चुअली टेस्ट जो है यानी एग्जामिनेशन के पहले टेस्ट जनरली 1-1.5 महीने पहले देनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि आखिरी 30 डेज में अगर वो टेस्ट वगैरह देते हैं तो क्या ये पहली चीज तो ये सवाल ऐसा है कि क्या टेस्ट देने के लिए टाइम बचता है आखिरी 20-25 डेज? एक्चुअली ना उसके बारे में सोचना ही मत, क्योंकि और बच्चे अभी भी यह करते हैं कि 30 डेज के पहले ना एमसीक्यू सॉल्व करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आखिरी दिन में टेस्ट लेनी चाहिए, सब टेस्ट देने से ना कॉन्फिडेंस भी कम होगा। अगर थोड़ा भी मार्क कम आए तो ना हम उससे ज्यादा ला सकते हैं एग्जाम में, लेकिन उसके पहले हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ओके तो यानी इसका मतलब राकेश आपकी बातों से हम ये सलाह बच्चों को दे सकते हैं कि अगर आपको टेस्ट देनी है तो टेस्ट आपने 1-2 महीने पहले देनी चाहिए। आखिरी के 30 डेज में टेस्ट के चक्कर में मत फंसना। जहाँ से पढ़े हो बस वहीं से रेफर्स करो नोट्स, जो भी डाउट्स होगा सर से वहाँ पे पहले पूछ के सॉल्व कर लो। तो देखो राकेश की ये बात से देखो ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि आप लोग अभी 30 डेज का या 25 डेज का जो भी टाइम बाकी है उसमें टेस्ट अगर इसके पहले आपने नहीं दी होगी तो टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन भी टेस्ट देंगे तो बहुत सारे बच्चों का ऐसे होता है, इनफैक्ट उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, यानी टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, मार्क्स कम आ जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसके चलते दे आर अनएबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। या बहुत सारे बच्चे तो एग्जामिनेशन शायद स्किप भी कर देते हैं। तो इसके लिए टेस्ट का प्रेशर मत लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्टली फाइनल एग्जामिनेशन में जो भी आपकी अटेम्प्ट आएगी उसमें एग्जामिनेशन दे दीजिएगा, क्लियर कर दोगे। बस थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जरूरी होगी, करनी चाहिए। क्योंकि अभी जब लॉ की सब्जेक्ट देखते हैं तो दुष्यंत सर जब लिखते थे ना सर तभी थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती थी। यस सॉरी, तो यानी थियरी सब्जेक्ट के लिए राइटिंग प्रैक्टिस सर जो सुबह जैसे कंपनी लॉ और 2-2.5 घंटे तो सर पढ़ के मतलब लिख के ही पढ़ाते थे सर, तो उसमें राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी हो जाती थी। उसके बाद अपन चाहे तो खुद से भी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो ज्यादा मैटर रहता है सर। ओके चलो सो दोस्तों देखो पहला पॉइंट यानी बहुत सही पॉइंट है और सब वैलिड पॉइंट है ये, ठीक है। सो पहले तो नोट्स आपने जो रेफर किए थे वो नोट्स ही रेफर कीजिए। दूसरी टेस्ट का प्रेशर मत लीजिएगा। तीसरी चीज राकेश जी अभी क्या होता है ना एग्जामिनेशन के यानी 1 हफ्ता पहले तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो बहुत सारे बच्चे ये विचार करते हैं कि मैं ये अटेम्प्ट ही स्किप करूं और मैं अगले अटेम्प्ट के बारे में सोचूं। तो क्या ऐसा विचार मन में आता है? तो आपने क्या किया था, यानी आपके मन में तो यानी रादर हर एक स्टूडेंट, मुझे तो लगता है 100 में से 90 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मन में ये विचार आता होगा कि अटेम्प्ट स्किप करें और अगली अटेम्प्ट दें। तो क्या ये विचार को कैसे टैकल करें? एक्चुअली सर मेरे मन में ऐसा कोई सवाल नहीं आया था, क्योंकि सर मुझे ये पता है ना कि मेरे ऊपर जितने लोगों ने ट्रस्ट किया ना उनका कभी ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता था। सबसे ज्यादा आपने किया था, दुष्यंत सर ने ज्यादा किया था, और फैमिली तो सबसे पहले तो मेरे पे ज्यादा ट्रस्ट करती थी। इसलिए मैंने जब जब मुझे लगता था ना कि इस बार अटेम्प्ट नहीं देनी या पढ़ाई नहीं हो रही है, कि मैं बहुत मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने की, जब सारे लोगों को याद करता था, जिन जिन लोगों ने मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया, आपने भी तो सबसे ज्यादा हेल्प किया मुझे। और जब फैमिली के बारे में सोचते हो ना, लगता था कि वो नहीं, अपने को पढ़ाई करनी चाहिए और अपने को अटेम्प्ट 10 दिन हो तो भी अपन टैकल कर सकते हैं। तो बस पढ़ाई को लग जाता था और बाकी कुछ सोचता नहीं था कि बाकी भी कहाँ पे क्या हो रहा है, अपने को देना नहीं था। तो बस पढ़ाई करता था और बस आप दोनों के ऊपर भरोसा इतना था ना कि मुझे पता था कि इस बार हम पास हो जाएंगे। ओके तो देखो बच्चों, दो ही बिलोंग टू वेरी स्मॉल टाउन, ठीक है, स्टिल
यानी यानी फैमिली से उनको यानी ऐसा कोई नहीं था, इनकी फैमिली में कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था तो वहां से सपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं था, बट इनका बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट था। तो आखिरी कुछ समय में आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी निगेटिव थॉट्स मत लगिए कि मैं अटेम्प्ट स्किप करूंगा, स्किप करके वैसे भी क्या ही फर्क पड़ने वाला है। उल्टा आप अटेम्प्ट दोगे, फेल होंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस तो कम से कम यू विल बी एबल टू गेन। तो स्किप करना इज नेवर एन ऑप्शन, ठीक है। आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी, 10-20% भी हुई होगी तो भी अटेम्प्ट देना बहुत जरूरी है। ओके, अब राकेश, ये होता है कि एग्जामिनेशन के पेपर एक के बाद एक हमारे पेपर्स में तो छुट्टी वगैरह कुछ होती नहीं है। सो एक आध छुट्टी मिल गई तो अच्छी बात है। तो वो 3-4 दिनों का प्रेशर कैसे मैनेज करना है कि एग्जामिनेशन के वक्त का प्रेशर कैसे मैनेज करना है? हम सर जब टैक्स का पेपर का जो अगर बात करते हैं ना सर, हम क्या करते थे ना, आपने जो चैट बुक दी थी, वो जो स्मॉल चैट बुक थी, मतलब 350-400 पेज की शॉर्ट बुक थी ना, बस जाने के बाद मैं अगले दिन आता था ना तो वही रेफर करता था। सारे मैंने वहाँ से सेक्शन, सारे चैट बुक बस वही पढ़ता था, और जो भी नोट्स थे आपने दिए थे ना, वहाँ पे जो हाईलाइट किए हुए थे पॉइंट्स वही करता था, बाकी कुछ पढ़ते नहीं थे, क्योंकि एक दिन में तो सारा होता नहीं था। जो आपने बोला था ना कंटेंट की इतना इंपॉर्टेंट होता है वो चैट बुक, वहीं से पढ़ के जाता था, टैक्स का पेपर देता था। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे लॉ के, दुष्यंत सर ने जो पढ़ाया था हमको, और यहाँ पे सर ने थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह लिखवा के दिया था ना सर, उससे जो इंपॉर्टेंट थे वही करके जाते थे हम। बाकी को हम प्रेशर ले लेते, क्योंकि सारा दिन में तो एक दिन में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। वेरी गुड। तो बच्चों देखो, ये आखिरी के यानी ये तो अभी 30 डेज आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे, लेकिन एग्जामिनेशन के वक्त का जो समय होता है काफी डिफिकल्ट होता है। तो उसमें आपने यानी ज्यादा चीजों के ऊपर स्ट्रेस देने के बदले समरी में प्रिपरेशन करके अगर पेपर लिखोगे तो पेपर आपके काफी अच्छे जाएंगे। और एक चीज राकेश ने बहुत अच्छी बताई कि देखो अभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, एज फार एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दैट इज टैक्स, सीएमए और एफएस कंसर्न, तो उसमें आपने एमसीक्यूज ज्यादा सॉल्व करने पे अभी एम्फेसिस नहीं देना है, कम एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, एमसीक्यू सॉल्व ना होने की वजह से अपन अपने प्रिपरेशन पे डाउट करते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और हर एक ऑथर जो एमसीक्यू बनाता है, एमसीक्यू की मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल है, और आजकल क्या है ना, फ्री नोट्स की वजह से बहुत सारे एमसीक्यूज मिल रहे हैं, और हर एक ऑथर जो है अपना एमसीक्यू अपने माइंडसेट से बनाता है। एग्जैक्टली। और एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यूज आते हैं वो तो टोटली अलग ही होता है, यानी उसका ये एमसीक्यू से कोई संबंध भी नहीं होता। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक आध एमसीक्यू नहीं आए ना तो खुद के प्रिपरेशन पे डाउट करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एडवाइस है राकेश की, आप एमसीक्यूज कम से कम सॉल्व कीजिएगा। इनफैक्ट ये समय ऐसा है जिसमें आपने प्रोविजंस के ऊपर, सेक्शंस के ऊपर, थियरी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, और नंबर ऑफ एमसीक्यूज के ऊपर आपने कम ध्यान देना है, ठीक है। ओके, अब राकेश जी वैसे देखो, हमारा मकसद कभी भी ऐसे नहीं होता कि कोई मेरिट में आए, ठीक है। सो मेरिट में 30-40 ही बच्चे आते हैं, एग्जामिनेशन लिखने वाले कम से कम 10 से 20 हजार बच्चे होते हैं, 20,000 में से 30 ही बच्चे, 30-40-50 बच्चे मेरिट में आने वाले हैं। तो 99% क्राउड जो होता है, ठीक है, वो पासिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन देता है। तो यानी बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि लेकिन एग्जामिनेशन से पहले खुद के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि मेरा ऑल इंडिया रैंक आना ही चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रिपरेशन देने की कोशिश करते हैं और वो पास भी नहीं हो पाते। तो एग्जामिनेशन के 30 डेज पहले ऐसे कि मुझे इतने नंबर आने चाहिए, इतने मार्क्स आने चाहिए, ऐसा कोई प्रेशर आपके ऊपर था? नहीं सर, मैंने अभी मतलब वहाँ से कोई सोचा नहीं था, बस मैंने ये सोच कर रखा था ना कि जो भी करना है ना अपने को बेस्ट देने, इसमें मेहनत करने का, पास होना चाहिए अपन, कहीं से भी मार्क आया। मैंने सोचा था इस बार कि मुझे कोई भी लॉ में एग्जामिशन आना चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट में। मैंने कंपनी लॉ का सोचा था लेकिन उसमें कम है, लेकिन मैंने एसबीसी में सोचा था लेकिन उसमें बेहतर है, 64 मार्क्स मुझे एसबीसी मिले थे। लेकिन मैंने बस पास होने का सोचा था। आप सोच सकते हो कि मार्क्स ज्यादा लाने की, अगर नहीं आए तो भी ठीक है, लेकिन पास होने की तो उम्मीद आप रख सकते हो। ओके, सो दोस्तों देखो, ये एक सबसे बढ़िया माइंडसेट है कि जिसमें आपने टोटल कितनी आनी चाहिए उस पर फोकस ही नहीं करना है, बस फोकस ये करना है 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट में एग्जाम। आपको 400 है या 200 है ये नहीं मैटर करता सर, आप पास हो गए ये भी सब मैटर करता है। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन देखो राकेश, प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे क्लास वाले क्या करते हैं ना, वो मेरिट रैंकर्स को हाईलाइट करते हैं, और क्या होता है ना, पीयर प्रेशर आता है कि यानी बच्चों को यार उसका मेरिट आया है, मेरा मेरिट नहीं आया, या मेरा मेरिट आ सकता है या नहीं आ सकता, इसके प्रेशर में बहुत सारे बच्चे लग जाते हैं। खुद पे ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि अपन दूसरों से कंपेयर ही नहीं कर सकते।
अपने ऊपर अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता ना तो सही रहेगा सब कुछ, दूसरों से कंपेयर करने से कुछ नहीं होता सर वैसे। वेरी गुड। सो बच्चों ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। सो मेरिट, देखो मेरिट ऐसी चीज है, आई माई सेल्फ आई एम मेरिट रैंकर, ठीक है। सो मेरिट ऐसी चीज है जो प्लान करके कभी नहीं आती है, ठीक है। आप सिर्फ एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए एग्जामिनेशन देते हो, कि हाँ जितने क्वेश्चंस मुझे पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे देने आने चाहिए, ठीक है। मेरिट आए नहीं आए, और बाद में ठीक है जिनका भी मेरिट आता है वो फ्लॉन्ट तो बहुत सारी चीजें करते हैं कि हाँ मैंने प्रिपरेशन इस प्रकार से किया था कि मेरा मेरिट आ गया। क्लास वाले भी बहुत बड़ा चढ़ा के करते हैं। और सर एक्चुअली ये भी है कि मुझे सुपन सर के बारे में ज्यादा पता ही नहीं था, कि बाद में पता चला कि सर भी रैंक होल्डर थे और सीएससी में एक साथ किया था, तो मुझे सर ने अभी बोला ही नहीं था कि इस बार ऐसे सर का विकेट हुआ। एग्जैक्टली। तो इसके लिए आप वो मेरिट का या फिर इतना स्कोर लाना है इसका बिल्कुल प्रेशर मत लीजिएगा, बिना प्रेशर के आपके एग्जामिनेशन के लिए जाइएगा। तो राकेश जी, इनको आपके यानी आपकी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहोगे? मैं तो ये बोलूंगा ना कि आखिरी 30 डेज प्लान बना लो, और बाकी की जो जहाँ से आप पढ़ रहे हो ना सर बस उसी से नोट्स रेफर करो। अभी ज्यादा फोकस आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा कर लो, ना किसी की मैराथन देखने की जरूरत है, ना किसी की क्लास देखो, ना नहीं ये मेरा छूट गया है वो अब थोड़ा यूट्यूब पे कोई वीडियो होगा वो देख लेना, ऐसा कुछ भी मत करना। जो जहाँ से आपने क्लास ली थी, जो आपने पढ़ाई कर रहे हो वही नोट्स रेफर करो, नया कुछ मत पढ़ो। मतलब कोई का पीडीएफ आ रहा है उसमें से डाउनलोड करो वो पीडीएफ, वो भी लेने की जरूरत नहीं, जहाँ से आपने लेक्चर लिया था वहाँ से कर लो। जैसे कि आपके सब्जेक्ट बस वो चार्ट बुक जो है ना सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो 3 बार वो काम में आया, तो 3 बार वही करके गया था, उसमें से क्वेश्चंस आए थे। तो अभी राकेश आपने बात छेड़ी इसलिए, नहीं तो वैसे तो मैं बात नहीं छेड़ना चाहता था, क्योंकि मैं भी एक कोचिंग क्लास चलाता हूँ, तो लेकिन ये यूट्यूब पे मैराथन वगैरह जो चलती है वो वाकई इतना रिलेवेंट होता है बच्चों के लिए, फायदा होता है। आखिरी टाइम में तो वो कुछ काम का नहीं सर। ओके। जब देखो सर कितना भी आप मैराथन देख लो या 10 बार देख लो, फायदा तो कुछ नहीं होगा। जहाँ से आप मतलब पढ़े थे ना, सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है सर। आप नोट्स अगर 10 बार रीड करोगे ना तो सब 100% उसका फायदा हो जाएगा। ओके। सो दोस्तों देखो, मैंने कमेंट करना यानी एज टीचर मैंने इस बात पे कमेंट करना सही नहीं है, लेकिन आपने भी एक बार सेल्फ इसका रियलाइजेशन करना जरूरी है कि अगर कोई मैराथन चलती है सुबह से लेके शाम तक, तो तकरीबन एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 दिन आपके चले जाते हैं, तो आखिरी 30 दिन में से 15-16 दिन अगर आपके ऐसे ही चले जाते हैं, अगर सर तो मैराथन देख के अगर सब पास होते थे ना सर, तो ऐसा क्लासेस कोई लगाते नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं करते थे सर, और होगा भी नहीं सर। एग्जैक्टली। तो मैराथन से आपके एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको, मैं बिल्कुल इस बात को यानी निगेटिव तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहा, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों आपके पास जो लिमिटेड टाइम बाकी है ना, वो आपने खुद के सेल्फ स्टडी के लिए देना जरूरी है, क्योंकि जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपका मोरल बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये एक बात आपने बहुत अच्छी बताई हमारे ऑडियंसेस को। और एक चीज राकेश जी, आखिरी चीज इनफैक्ट मैं पूछना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन जब आप देते हो या एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप बैठते हो, तो किस टाइप का माइंडसेट होना जरूरी है? सर देखो वहाँ पे अगर जाओगे ना तो आपको जैसे क्वेश्चंस मतलब मैंने तो आपकी स्ट्रैटेजी यूज किया था। आपने सर बोला था ना कि सर क्वेश्चन पेपर पूरा कभी रीड करना मत बेटा, तो मैंने वही स्ट्रैटेजी किया कि सर ने बोला था अभी क्वेश्चन पेपर कभी भी रीड नहीं करने का। मैंने जो क्वेश्चन देखा फर्स्ट क्वेश्चन, तो वहीं पे स्टार्ट कर दिया मैंने कि अपने को आता ही है। तो जितना वहाँ पे पूछा था सर बस उतना ही लिखता था। और दुष्यंत सर कभी भी हमें बोलते थे हर बार एग्जाम में कि ये जितना 5 मार्क के लिए जितना पूछा है ना सर, जितना रिलेवेंट है बस उतना ही लिखना, अगर आप ज्यादा भी लिखोगे या कम भी लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाते हैं। तो जितना था ना वहाँ पे माइंडसेट इतना रखना कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। जो आपने पढ़ा था, जो अपने सर ने जो जो अपने को बताया था, बस वही वहाँ पे लिखना है। और आप ज्यादा वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज ही नहीं करना। वहाँ पे माइंडसेट ऐसा लगा कि बैठना कि अपने को सब आता है और हम पास कर सकते हैं, एकदम अपने को होती है अपनी। ओके। सो इसका मतलब आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठोगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो उसके आंसर आते नहीं है, तो उसका प्रेशर आपको नहीं लेना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उसको अच्छे से सॉल्व करना है आपने, क्योंकि बहुत बार क्या होता है प्रिपरेशन अपन करके जाते हैं लेकिन खुद को कम समझते हैं। वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने के बाद अपने को लगता है कि वी वोंट बी एबल टू राइट दिस, वी वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट दिस। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 5 पॉइंट्स में से 2-3 पॉइंट्स भी अगर आपको याद आ रहे हैं तो उतना लिख के आइए, आपको मार्क्स मिल जाता है। स्टेप मार्किंग का सिस्टम है खास करके थियरी सब्जेक्ट्स में। सो राकेश, आई होप आई बिलीव कि हम सभी के लिए आपके साथ जो हमने डिस्कशन किया वो बेनिफिशियल होगा, और हम सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट विश करेंगे एग्जामिनेशन के लिए, अच्छे से पेपर लिखना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी सपोर्ट हमारी तरफ से चाहिए तो वी आर ऑलवेज देयर। सो थैंक यू वेरी मच राकेश आपका समय देने के लिए। ओके।